गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाए थे, इसमें देखा जाए हम लोग स्पेक्ट्रम को डिटेल स्टडी मैंने की थी। स्पेक्ट्रम का वीडियो कम से कम आप लोग 2 बार देखना। एनसीईआरटी में बुक की रीडिंग लगाना अच्छी तरह से। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप जैसे कमेंट वाइज या फ़ोन करके शेयर करना। अब मैं इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ना चाहूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि आप लोगों को 9th क्लास में बोर्स मॉडल के बारे में आइडिया थोड़ा बहुत तो है, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन केवल दी गई थी। लेकिन 11th क्लास में बोर्स मॉडल की डिटेल स्टडी है। मेन तो देखा जाए सबसे पहले अपने को ये क्लियर हुआ कि जो हम लोगों ने वीडियो बनाते समय भी मैंने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स आई। वेव नेचर को रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस नहीं कर पाया। मैक्सवेल कॉन्सेप्ट एटम स्टेबल कैसे है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करने में कह सकते हैं कि ये असफल रहा, नहीं कर पाया। तो नील बोर ने 1913 में एक नया मॉडल दिया, न्यू मॉडल दिया, लेकिन इन्होंने बेस क्या माना? प्लांक क्वांटम थियरी। ध्यान देना मेरी बात, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक तो वेव नेचर जो कि मैक्सवेल के थ्रू दिया गया है, और एक पार्टिकल नेचर जो प्लांक के थ्रू दिया गया है। तो अब यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इन्होंने एटम को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, सबको इन्होंने पार्टिकल माना है, क्योंकि इन्होंने क्वांटम यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने अपना मॉडल दिया है। तो अगर एटम का कोई कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन का कोई कैरेक्टर वेव की बेसिस पर एक्सप्लेन होगा तो वो बोर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि बोर ने बेस क्या माना है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी पोस्टुलेट्स दिया जाता है, कोई भी थ्योरी दी जाती है, तो उसके कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसके बारे में कह सकते हो कि वो स्टडी है। बोर ने काफ़ी कुछ देखा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों पर हम लोग चलना चाहेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले देखा जाए हम लोग क्या करना चाहेंगे पहले स्टेप में। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये आपको सबको पता है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा और ऐसे ऐसे तमाम देखो सेल बने रहेंगी। ये फिक्स एनर्जी सेल हैं, जिसको आप लोग पहले से भी जानते हो, हम लोग के 11 1 2 3 4 लिख चुके हैं। इस पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे और इन्हीं सेल को हम लोग ऑर्बिट का नाम दे देंगे। यानी कहने का मतलब के एल एम एन या 1 2 3 4 इसको ऑर्बिट वर्ड यूज़ करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा। ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट एनर्जी एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। यानी ये जो ऑर्बिट है, जो हम लोग के एल एम एन या सब ले रखा है, ये देखा जाए डेफिनेट एनर्जी यानी इनकी एनर्जी फिक्स है, इसीलिए हम लोग इस सब यानी ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल का नाम देंगे। और इसको देखा जाए 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन एंड, या अगर वर्ड वाइज लेंगे तो कैपिटल के एल एम एन एक्सेट्रा, ऐसे देखा जाए हम इनको मेंशन करेंगे। तो ये दोनों पॉस्टुलेट्स इनके काफ़ी काम करे हैं। ऑर्बिट क्या है, एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल क्या है, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान से समझना चाहिए। इसके आगे देखा जाए इन्होंने क्या दे रखा है, बड़े काम की पॉइंट्स हैं। ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट आर परमिटेड। मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी ऑर्बिट अपनी मर्जी से जितने चाहेंगे उतने बनते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पर देखो एक वर्ड एंगुलर मोमेंटम का आ रहा है। आप लोगों को पता है मोमेंटम होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या? कोई भी अगर सर्कुलर रोटेशन हो रहा होता है उस केस में हमें रेडियस को भी कंसीडर करना पड़ता है, तो इसको हम पूरा एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। mvr ये इलेक्ट्रॉन का मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है। तो ये दो वैल्यू जो है इक्वल टू NH/2π, और यहाँ पर n जो है एक इंटीजर है 1 2 3 4। यही कह लीजिए कि n जो है ये सेल का नंबर है, के एल एम एन जो आप नाम दे रहे हो या 1 2 3 4 नाम दे रहे हो, तो जो नंबर आप 1 2 3 4 सेल के रिस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हो वही नंबर n है। फर्स्ट सेल के लिए
n की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड के लिए 2 आएगी, थर्ड के लिए 3 आएगी, फोर्थ के लिए 4 आएगी। इसी तरह से एक कॉमन हमारे सामने एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल एक फार्मूला दिया गया है, mvr मास है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और यह रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा जिस पर्टिकुलर सेल में, उस सेल की वैल्यू उसके लिए n है और यह रेडियस है। ये तो इन्होंने दे रखा है कि इसके एंगुलर मोमेंटम के इक्वल रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक इसके अगले वाले पॉइंट में देखा जाए, जैसा कि रदरफोर्ड इसके बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन इन्होंने ये पूरी बात क्लियर की, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर लूज एनर्जी एंड इट्स एनर्जी देयरफॉर रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखा जाए रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम्स क्या आई। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या माना कि जो न्यूक्लियस के बाहर का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। मैक्सवेल कॉन्सेप्ट जो अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल है, जब इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ होगी और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा क्योंकि रेडियस धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। और ऐसा आप लोगों को देख लीजिए, इसमें ज़्यादातर रिफ्रेशर ऑनवर्ड्स में इन्होंने इसके लिए टाइम भी दे रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करे और आके न्यूक्लियस में गिरे तो उस बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होगा 10⁻⁸ सेकेंड का होगा। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कितनी स्मॉलर वैल्यू है जिसमें इलेक्ट्रॉन या पूरा एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन बोर्स ने इसको पूरी तरह से क्लियर कर रखा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर का मतलब जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है, उस अगर ऑर्बिट में वो घूमेगा, रोटेशन शो करेगा, तो नाइदर एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर लॉस, न तो एनर्जी का एब्जॉर्बन उसको एब्जॉर्ब करना है और न तो एनर्जी को वो एमिट करेगा। मतलब सब मिला जुला के उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी और देयर फोर रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगा तो आप लोग को इतनी बात तो क्लियर हो ही गई कि एनर्जी में चूँकि चेंज आ नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा और फिक्स एनर्जी सेल में या एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट में रोटेशन यानी रोटेट करता रहेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसके अगले वाले केस में जो ये भी हमारे लिए काफ़ी काम का पॉइंट है देखा जाए, जिसमें ये माना गया है और ये जैसा कि देखा जाए अपने को इसके बारे में थोड़ा सा मैंने स्पेक्ट्रम में डिस्कस भी किया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड टू व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन इट एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन फिक्स्ड अमाउंट एज क्वांटा। जैसा आप सबको पता है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन पैकेट में होगा, बंडल में होगा, फिक्स एनर्जी फिक्स अमाउंट में होगा, जिसको हम लोग क्वांटा का नाम देते हैं और लाइट के रिस्पेक्ट में हम फोटॉन का नाम देते हैं। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी एटम को हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। किस फॉर्म में? क्वांटा के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में। जब और इसके बाद देखा जाए जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो चूँकि लोअर एनर्जी से जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, डिपेंड करेगा कितनी क्वांटा उसने एनर्जी ली है। सपोज करो फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है और उसने एक क्वांटा या दो क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब करके सपोज करो कि वो थर्ड सेल या फोर्थ सेल तक जा सकता है, क्योंकि थर्ड या फोर्थ सेल की एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर उसकी एनर्जी हो गई तो वहाँ तक जंप कर जाएगा। तो वही बताना चाह रहे हैं कि यानी जंप टू हाई एनर्जी स्टेट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के आगे वाले जो सेल का नंबर 1 2 3 4 जो हैं, तो जो लोअर एनर्जी स्टेट से वह हाई एनर्जी स्टेट में कह सकते हो जंप कर जाएगा। और जब वो हाई एनर्जी स्टेट में गया तो इसी को हम लोग नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी ये वर्ड बार बार हम लोगों के सामने आता रहता है कि एक्साइटेड स्टेट है क्या, तो हम उसको एक्साइटेड स्टेट का नाम देंगे। और चूँकि जो एक्साइटेड स्टेट होती है ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन उस हाई एनर्जी स्टेट में जा कर के फिक्स हो जाएगा और फिर लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर एनर्जी जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी अगर हम देना बंद कर देंगे या किसी और तरीके से अगर उसकी एनर्जी लूज़ हुई, द इलेक्ट्रॉन में जंप बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट एंड इन डूइंग सो इट एमिट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, सेम अमाउंट की एनर्जी वो फिर इमिट करेगा और फिर वापस अपने ओरिजिनल सेल में या लोअर एनर्जी सेल को ऑप्ट कर लेगा। इसी बेसिस पर आप लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रम भी इसी बेसिस पर बनता है। जब हम किसी एटम को
यानी किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, और जब वापस हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी का एमिशन करेगा। और वही जो एनर्जी का एमिशन है अलग अलग रीजन में अपने को अवेलेबल होगी, मिलेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में या विजिबल रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में, अलग अलग रीजन में मिलेगी। और उसी के जो फोटोग्राफिक प्लेट पर हम उस एनर्जी को प्रिज्म पर पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर जो हम लोग बैंड ऑप्ट करते हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो स्पेक्ट्रम से इस पॉइंट का रिलेशन काफ़ी है, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझना। और स्पेक्ट्रम तो इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हम लोगों के सामने देखा जाए ये बोर्स मॉडल के से रिलेटेड दिए गए हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा हम इसके अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहेंगे। देखा जाए बोर मॉडल का पहला अचीवमेंट्स यही है कि बोर मॉडल हैज़ एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब बोर्स मॉडल ने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। कैसे? जब उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर एनर्जी सेल में रोटेट करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होना है, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। लेकिन अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, और हायर से जब वापस आएगा तो सेम अमाउंट की एनर्जी एमिट कर देगा। तो इस तरह से देखा जाए कि जो हमारा कह सकते एटम है उसकी चूँकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर वो अपने पर्टिकुलर सेल में है तो चेंज नहीं होगी, और अगर वह सेल चेंज करेगा तो उसमें चेंज होगी। अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा क्वांटा के फॉर्म में, फिक्स एनर्जी के बंडल के फॉर्म में। तो ये सिचुएशन देखा जाए ये अचीवमेंट्स हमारा बोर मॉडल का पहला रहा। इसके आगे थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। देखा जाए जो अगले केस की तरफ यहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशंस बोर मॉडल से हम लोग कर लेते हैं। बोर्स थ्योरी हैज़ एक्सप्लेन इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे देखा जाए हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर अलग कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम में 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इमिट करा दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब ये जो फार्मूले हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं या हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए ही हैं, बाकी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट के लिए और नहीं है। एक चीज़ और मैं ही क्लियर कर दूं कि बोर्स मॉडल पूरी तरह से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए तो राइट है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए राइट नहीं है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन को बेस मान करके बोर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है, इक्वल टू -2.18 10⁻18 इंटू जेड जो है एटॉमिक नंबर है। स्पेशली हाइड्रोजन अगर होगा तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 आएगी, बाकी कोई हीलियम अगर है तो इसके लिए एटॉमिक नंबर 2 आएगा। लिथियम है लेकिन ये आयन के फॉर्म में, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पर जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी। और एन स्क्वायर नंबर ऑफ सेल, किस सेल में हमारा वो इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, सेल का जो नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और ये जो माइनस में वैल्यू है ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये है। और एट लास्ट अगर यहाँ पर एन की जगह पर हम इनफाइनाइट रख देंगे तो ये वैल्यू हमारी पूरी 0 आ जाएगी। तो जूल पर एटम ये फार्मूला हमारे बड़े काम का पॉइंट है। इसी को देखा जाए किलो जूल पर मोल में अगर लिया गया है तो आपको पता है कि जूल को किलो जूल बना दिया गया, और पर एटम के यहाँ पर मोल अवोगाड्रो नंबर का यूज़ कर लिया गया, तो -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये तो हम जेड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं या हाइड्रोजन लाइक आयन किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जेड एटॉमिक नंबर है, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन सेलेक्ट करते हैं तो जेड की वैल्यू 1 आएगी। तो हमारा फार्मूला EN यानी नंबर ऑफ सेल है 1 2 3 4 जो भी होगा, -2.18 10⁻18 अपान एन स्क्वायर जूल पर एटम, और किलो जूल पर मोल में -1312 अपान एन स्क्वायर। इसी तरह से रेडियस कैलकुलेशन में भी हमारा बोर मॉडल बड़ी हेल्प करता है। देखा जाए रेडियस कैलकुलेशन के लिए स्टेशनरी रेडियस का कॉन्सेप्ट लिया गया, मतलब फिक्स रेडियस का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो हाइड्रोजन के लिए तो Rn = 52.9, ध्यान देना ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जितनी भी ये कांस्टेंट वैल्यू हैं ये काफ़ी कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के बाद बनी हुई है। रियल फार्मूला इससे अलग है, ये आपको कंसाइज फार्मूला आपके सामने है।
52.9 इंटू एन स्क्वायर PM, पिकोमीटर देखा जाए यहाँ पर लिया गया, और n नंबर ऑफ सेल है। आपको देखने से ही लग रहा होगा यहाँ पर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर हम फर्स्ट सेल की बात करेंगे, फर्स्ट सेल का रेडियस क्या है, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक आयन को अगर लेके चलें या पार्टिकल को लेके चलें, यहाँ पर n² की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वही फिर एटॉमिक नंबर, और ये पिकोमीटर में है वैल्यू आएगी, ध्यान देना। और आप सबको पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये रिलेशन आता है जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। ये तो रेडियस कैलकुलेशन का रिलेशन है। वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट में, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है Vn, n नंबर ऑफ सेल, 2.1810⁸ इंटू Z/n। यहाँ पर Z फिर एटॉमिक नंबर है, सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यू आएगी, ध्यान देना। इसको हम चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 आ जाएगी तो केवल n का रिलेशन आएगा, और बाकी एलिमेंट्स के लिए देखा जाए Z की वैल्यू 2, 3 जो भी आएगी, लेकिन हमेशा हाइड्रोजन लाइक आयन का ये डिस्कशन होना है। बोर्स थ्योरी हैज़ एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरी ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को यानी एक्सप्लेन किया। इसके पहले देखा जाए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें अलग अलग लाइंस, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्टन सीरीज़ एक्सेट्रा का डिस्कशन हो चुका है स्पेक्ट्रम में। ये तो कुछ हमारे बोर्स मॉडल के बेनिफिट्स रहे, फ़ायदे रहे। लिमिटेशंस आप बोर मॉडल की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। देखिए बोर मॉडल तो काफ़ी कुछ डिस्कशन इसने किया है, लेकिन फिर उसी पॉइंट पर मैं आऊँगा कि इसका डिस्कशन केवल हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए राइट है। तो पहले नंबर पर यही देखा जाए, बोर्स थ्योरी जो हमारी है कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब जिस एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उसमें बोर्स थ्योरी हमारे कह सकते हो कि हमें पूरी यानी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को की डिटेल स्टडी की जाए, बहुत हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर स्टडी किया जाए, तो जो स्पेक्ट्रम की लाइनें हमें नज़र आती हैं उसमें भी काफ़ी पतली पतली लाइनें और अवेलेबल होती हैं। तो वो जो पतली पतली लाइनें और अवेलेबल हो रही हैं वो कहाँ से आ रही, कैसे बन रही हैं, इसको बोर मॉडल हमारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर हम उसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम पास कर दें, जिसको हम जीमैन इफेक्ट का नाम देते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी स्पेक्ट्रल लाइंस को पास कर दें तो उसको स्टार्क इफेक्ट का नाम देते हैं। इसमें देखो होता क्या है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस को पास करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यानी फाइन लाइनों में ब्रेक हो जाती हैं। इसी को हम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग हुई है, ब्रेकिंग हुई है तो जीमैन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हुई है तो स्टार्क इफेक्ट। बोर्स थ्योरी इस चीज़ को भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आखिर में ये इफ़ेक्ट आता कैसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइनें ब्रेक क्यों हो रही हैं और फाइन लाइनों में चेंज कैसे हो रही हैं। बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मतलब एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बोर्स थ्योरी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कह सकते इसको एक्सप्लेन करने में असफल रही एक तरह से। ये तो कुछ उसके लिमिटेशन वाले पॉइंट्स हैं। आगे देखा जाए सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा मैं बढ़ना चाहूँगा। बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन सर्टेन न्यू फिनोमेना, कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट अपने सामने आए जिसमें डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन रिलेशनशिप है, आगे डिस्कस होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इन सब को हमारा बोर मॉडल एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल रहा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर में हमारा बोर मॉडल फेल क्यों हुआ। ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा जो बोर मॉडल है आखिर में ये फेल क्यों हुआ। क्योंकि देखा जाए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि बोर ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को या एटम को पूरी तरह से पार्टिकल माना है, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर बोर मॉडल दिया गया है। और वेव नेचर का कंसिडरेशन जीरो, कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया है, यानी मैक्सवेल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, मैक्सवेल कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया गया या इस अपने
बोर मॉडल से रिलेट नहीं किया गया। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट इट्स वेव नेचर। केवल इन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन को, एटम को, सबको एक पार्टिकल माना है और एक पार्टिकल मान करके पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया है। चार्ज पार्टिकल, देखिए एटम को, इलेक्ट्रॉन को, सबको इन्होंने केवल एक पार्टिकल मान करके अपना कॉन्सेप्ट दिया है। जितना सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में, आप केवल बोर मॉडल, इसके अचीवमेंट्स, इसकी लिमिटेशन और बोर मॉडल फेल क्यों हुआ, इतना आप लोग ध्यान से करना। इसके अगले वाले वीडियो में हमारा यही जो हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, इनकी तरफ मैं बढ़ूँगा अगले वीडियो में। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना कि जो 22 से 29 के बीच में अपने टेस्ट होने वाले हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे। 1 आवर्स का पेपर होगा आप लोगों का, MCQ बेस्ड, और 25 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। तो आप थोड़ा पेपर के बेसिस पर भी अपने आप को प्रिपेयर कराइए, अपने आप को तैयार करिए, और कोई डाउट्स हैं तो उस पर आप लोग डिस्कशन करिए फ़ोन करके, या जैसे फ़ोन भी करना तो थोड़ा बेटा आप लोग इवनिंग टाइम में करना, जिससे कि आपके फ़ोन को मैं अटेंड कर सकूं। कोई दिक्कत आए तो आप बिना किसी संकोच के फ़ोन करना। तो बोर मॉडल तक का डिस्कशन हमारा हो चुका है। कल के वीडियो में हम लोग डी ब्रॉगली, विल्किंसन, हाइजेनबर्ग और इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।